नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर हम आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वादा वर्दी के विशेष कार्यक्रम के तहत हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा को करते हैं। साथियों, अपने विगत अंकों में अपने विगत अभ्यास सत्रों में हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को आपके सम्मुख रखा, उस पर अपनी वार्ता को किया, जिस पे आप सभी का बहुत ही हमें स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ। उस स्नेह और प्रेम के लिए हम और हमारा संस्थान आपके आभारी हैं। तो आइए उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज के इस अंक में हम आपके सामने कुछ और नवीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना किसी समय को गवाए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने अपने हथियार यानी कि कागज और कलम या पुस्तक या पेन को लेकर के बैठ जाएं और अपने आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं हम मिल करके। तो आइए देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारी आज की चर्चा जो है वो प्रारंभ हो रही है तत्सम और तद्भव के पद के साथ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा बदल दिया है। साथियों, इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। यानी यहाँ पर जो चार विकल्प दिए हैं उसमें से आपको उस विकल्प का चयन करना है जिस विकल्प में तत्सम का शब्द भी हो और तद्भव का भी शब्द हो। देखते हैं। तो विकल्प ए है इसका आक, काक, आम। ठीक है। विकल्प बी है इसका आंवला, अमावस, कबूतर। विकल्प सी है इसका आसरा, पकवान, दही। और विकल्प डी है इसका गांव, बाग, बिच्छू। तो साथियों देखिए, यहाँ पर हम एक एक विकल्प के साथ अपनी चर्चा को करेंगे। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि तत्सम और तद्भव दोनों के शब्दों को शामिल किया हो ऐसा विकल्प आपको चुनना है। तो वो विकल्प साथियों है विकल्प ए। अब जरा देखिए, अगर हम चर्चा करें तो देखिए जरा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये आक शब्द जो है, दूसरा शब्द यहाँ पर काक शब्द है और तीसरा भैया यहाँ पर आम शब्द है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो आक शब्द जो है ये कैसा है, ये तद्भव है। क्या है, तद्भव है। यानी इसका तत्सम पद जो होगा वो क्या होगा, इसका तत्सम पद होगा आपका अर्क। क्या होगा, अर्क होगा। ठीक है। अब जरा दूसरा देखें तो यहाँ पर ये काक शब्द जो है भैया, ये काक शब्द जो है ये आपका तत्सम का पद है। अब अगर तत्सम का है तो ध्यान रखिएगा इसका तद्भव का पद जो है वो बनेगा कौआ। क्या बनेगा, कौआ। ठीक है। अगर और हम देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब आया आम का पद। ये आम का पद जो है आप सभी जानते हैं तद्भव का पद है। तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा, इसका तत्सम शब्द बनेगा आम्र। क्या बनेगा, आम्र। अब जरा यहाँ पर देखिए तो ये तीनों एक जैसे नहीं है। यानी यहाँ पर आक और क्या, आम। आक और आम ये जो है वो दो क्या है, तद्भव है। और ये काक जो है भैया वो कैसा है, तत्सम है। कैसा है, तत्सम है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस विकल्प में आपके तत्सम और तद्भव दोनों आ गए। यानी मैंने क्या बताया, ये आक जो है वो क्या है, आक जो है वो तद्भव है, तद्भव। ठीक है। ये काक जो है वो तत्सम और ये आम जो है ये तद्भव। यानी ये दोनों हो गए। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब जरा बाकी के विकल्पों को अगर देख ले तो देखिए आंवला, अमावस और कबूतर, ये तीनों भैया कैसे हैं, ये तीनों तद्भव है। इसी प्रकार से हम देखें तो आसरा, पकवान और दही, ये भी क्या है, ये भी सारे के सारे तद्भव है। ठीक है। और इसी प्रकार देखें गांव, बाग और बिच्छू, तो यहाँ पर भी ये क्या है साथियों, ये भी तीनों के तीनों तद्भव के पद है। यानी यहाँ पर इन तीनों में सिर्फ तद्भव का प्रयोग किया गया है, तद्भव तत्सम का नहीं। बल्कि पहले में देखिए,
पहला और तीसरा पद जो है वो तत्भव का है और दूसरा पद जो है तत्सम का है, इसलिए पहले प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। आपको वाक्यों को पढ़ना है, पहले तो वाक्य में से आपको विशेषण छांटने और फिर उसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण है। तो वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। तो पहली बात तो यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा पहली, ठीक है। अच्छा दूसरा पद देखते हैं। हम देख रहे हैं दूसरा क्या कह रहा है, यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर साथियों विशेषण कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर विशेषण होगा यह का पद। तीसरा है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए विशेषण होगा कपटी, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा कह रहा है समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, यानी यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनेक। क्या हो जाएगा, अनेक। अब आपके सामने चार विशेषण के पद आ गए। विशेषण आपको क्या मिला, विशेषण एक मिला पहली, दूसरा विशेषण मिला यह, तीसरा विशेषण मिला कपटी और चौथा विशेषण मिला अनेक। अब आपको बताना इन चार में कौन सा है, कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए साथियों विशेषण कितने होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। विशेषण होते हैं चार, एक होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम चर्चा करें तो यहां पर पहली जो पद है बेटा, यहां पे विशेषण का पद पहली है। पहली किस चीज को निरूपित करता है, पहली पद जो है वो संख्या को निरूपित करता है, यानी पहला पद जो हो गया वो कैसा हो गया, ये संख्यावाचक हो गया, यानी ये विशेषण गुणवाचक नहीं हुआ। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद यहां पर बेटा क्या है, यह है, यह है। और यह पद बेटा किसको निरूपित करता है, यह पद जो है वो सर्वनाम को निरूपित करता है। और अगर कोई सर्वनाम का पद किस रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगता है, तो वहां पर कैसा विशेषण हो जाता है, वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, यानी ये पद भी नहीं होगा। तीसरे प्रकार से अगर बात करें तो यहां पर देखिए अनेक लोग दिया हुआ है, अनेक लोग दिया हुआ है, तो यहां पर अनेक क्या है, अनेक भी बेटा संख्या का ही पद है, लेकिन ये संख्या कैसी है, तो ध्यान रखिएगा संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है निश्चित और दूसरा क्या कहलाता है, अनिश्चित कहलाता है। अब ये अनेक पद जो है ना वो क्या कह रहा है, संख्या को तो निरूपित कर रहा है, लेकिन संख्या की जो मतलब नंबर है, जो संख्या है वो कितनी है, इसकी गणना आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये विशेषण कैसा हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। कैसा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो यहाँ पर साथियों कौन सा बचा, यहाँ पर विकल्प सी बचा, यानी कपटी जो है, कपटी जो है वो क्या हो जाएगा, कपटी जो है वो आपका विशेषण का पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण का पद हो जाएगा। और इस विशेषण में कौन सा होगा, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, यह किसी व्यक्ति के गुण को निरूपित करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प सी, यानी तीसरा, तीसरा जो है इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कपटी का पद गुणवाचक विशेषण का होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। सार्थक शब्द क्या होगा, जो रोग छूने से फैलता है उसके लिए। तो देखिए विकल्प ए संक्रामक रोग, विकल्प बी चर्म रोग, विकल्प सी असाध्य रोग और विकल्प डी घातक रोग। तो छूने मात्र से जो रोग फैलता है साथियों उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। विकल्प ए भूल और हंसी, विकल्प बी शिक्षा और अच्छाई, विकल्प सी मिठास और चुनाव और विकल्प डी पूजा और जवानी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो क्रियापद की विशेषता क्या बताई थी, मैंने आपको क्रिया की पहचान में बता रखा था कि क्रियापद की विशेषता क्या होती है, जिसमें धातु पद के अंत में क्या लग जाता है, धातु पद के अंत में ना का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है, ना का प्रयोग हो जाता है, वो क्या कहलाती है, सामान्य रूप से क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम अगर यहाँ पर देखें दो पद हमारे सामने हैं, भूल और हंसी। क्या बना, भूल और हंसी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पद जो बने हैं वो किससे बने हैं, तो साथियों इनका मूल पद जो वो था वो क्या था, भूलना, और दूसरा पद क्या था,
हंसना। अब देखिए यहाँ पर भूल और हंसी में किसका ना प्रत्यय का प्रयोग हो गया, किसका ना प्रत्यय का प्रयोग हो गया। और अगर ना प्रत्यय का प्रयोग हो गया तो साथियों ये दोनों पद कैसे हो गए, ये दोनों पद क्रिया के पद हो गए। यानी अगर हम कहें कि भूल और हंसी का पद किससे बना है, तो वो बना है भैया भूलना और हंसना से। भूलना और हंसना से, और भूलना और हंसना क्या है, वो क्रिया है, वो क्या है, क्रिया है। यानी इन पदों का निर्माण किससे हुआ है, क्रिया पदों से हुआ। किससे हुआ है, क्रिया पदों से हुआ। तो यानी भूल और हंसी जो होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा कैसी होगी साथियों, लिख लीजिए, ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा होगी। कैसी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। इन संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, इन संज्ञा का निर्माण क्रियापदों से हुआ है। जो क्रियापद क्या थे, वो क्रियापद थे भूलना और हंसना, भूलना और हंसना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है। वाक्य हम पढ़ रहे हैं। पहला वाक्य है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। दूसरा वाक्य है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। तीसरा वाक्य है, मेरा गांव पास में ही है। और डी चौथा है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। तो ध्यान रखेंगे साथियों, संबंध सूचक अव्यय जो होते हैं, संबंध सूचक अव्यय में हम प्रायः क्या संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग देखते हैं किसके साथ, संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ, संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ। यानी संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ संबंध कारक की विभक्ति, यानी वो क्या हो सकती है, वो आपकी हो सकती है का, की और के। अगर इसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ होता है तो उस पद में आपका क्या हो जाता है, उस पद में आपका क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर साथियों दो विकल्प तो आपके सामने से हट गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का, ये आप लोगों को दिख तो रहा होगा, ये का पद तो दिख रहा है, लेकिन इस का प्रयोग क्या संज्ञा और सर्वनाम के साथ हो रहा है। देखिए का प्रयोग किसका, जो और त्यों के लिए हो रहा है। ये जो और त्यों क्या संज्ञा और सर्वनाम के शब्द है, नहीं है। तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका प्रयोग किसके साथ हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के पदों के साथ हो। तो दो विकल्प आपके हट गए। यहां पर जो का प्रयोग है वो संज्ञा सर्वनाम के साथ नहीं है, और इसमें तो कहीं पर है ही नहीं, इसमें तो कहीं पर है ही नहीं। ठीक है साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये काकी के साथ रा री रे, ये भी आपका क्या होता है, ये भी संबंध कारक के अव्यय होते हैं। अब जरा बाकी के विकल्प देखें तो हमारे पास बचा ए और सी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है मेरा गांव। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग साथियों कह सकते हैं कि यहाँ पर रा री जो है वो भी क्या होती है, संबंध कारक की विभक्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब रा री रे का प्रयोग किसी सर्वनाम पद के साथ होता है तो वहां पर वो संबंधवाचक अव्यय के रूप में ना प्रयोग होकर के संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मेरा का जो पद है ये संबंधवाचक अव्यय का पद नहीं होगा, बल्कि ये किसका प्रयोग होगा, संबंधवाचक सर्वनाम का पद होगा। अब साथियों आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा विकल्प ए, यानी अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अब यहाँ देखिए, ये के का पद जो है वो किससे संबंधित है, पुलिस से संबंधित हो गया। यानी संज्ञा, पुलिस मतलब क्या हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी संज्ञा पद के साथ प्रयुक्त हुआ, तो इस कारण इस पद का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। यानी विकल्प ए में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग यानी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग आपसे पूछ रहा है। विकल्प ए, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। विकल्प ए, वह घर से बाहर आया। विकल्प सी, लड़का अब अपने पाँव से चलता है। और विकल्प डी, उस जगह एक सभा होने जा रही है, अब साथियों देखिए, अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर संप्रदान कारक की अगर देखें तो उसके लिए प्रायः विभक्ति होती है के लिए, या उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है।
अब जब देखिए यहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन उसी के जैसे यहाँ पर एक पद का प्रयोग कर दिया, के हित। के लिए का मतलब हो सकता है के हित, ठीक है, के हित भी उसकी जगह बोल सकते हैं। तो अगर के हित की बात करें तो वाक्य कहाँ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है विकल्प ए में, यानी संप्रदान कारक का प्रयोग यहाँ पर किस वाक्य में हो जाएगा, संप्रदान कारक का प्रयोग विकल्प ए में हो जाएगा, यानी हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि की यही ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में इन 4 पदों में से एक पद भरना है, एक पद भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम विकल्प दिए हुए हैं, ए इच्छा, बी पुकार, सी सोच और डी साधना। तो अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए, अगर हम इन पदों को रख कर देखें तो हम बोले विधि की यही, देखिए इच्छा भी आ सकता है, पुकार भी आ सकता है, सोच भी आ सकता है, साधना भी आ सकता है, ठीक है। यही साधना, यही सोच, यही पुकार, यही इच्छा, ठीक है, यानी ये चारों पद यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन एक पद जो यहाँ पर उपयुक्त होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर होगा विधि की यही इच्छा है, यानी इस पद में उपयुक्त पद, इस रिक्त स्थान में जो उपयुक्त पद भरा जाएगा वो क्या होगा, इच्छा होगा। विधि की यही इच्छा है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अब साथियों जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर मैं एक और पूरक प्रश्न बनाता हूँ, यहाँ पर इच्छा भी रहने देते हैं, और अगर हम यहाँ पर एक विकल्प डाल देते हैं विधान, ठीक है, विधान, तो ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर है, अगर यहाँ पर इस प्रश्न को इस प्रकार से दे दे, विधि का यही और रिक्त स्थान है कि, बस इतनी चीज देखिएगा। अब हम पूरा वाक्य वही करते हैं, हमने लिख दिया यहां पर इसको चेंज कर दिया, हमने क्या किया, विधि की जगह यहां पर जो संबंध कारक का अव्यय है वहां पर की जगह का प्रयोग कर दिया। हमने बस इतना लिख दिया कि विधि का यही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अब यहां पर साथियों क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर साथियों विधि का यही इच्छा ना होकर के क्या हो जाएगी, विधि का यही विधान। यहां पर एक पद और आ सकता है विधान, ठीक है, कब, जब यहां पर देखिए संबंध कारक अव्यय के रूप में क्या का प्रयोग होगा, क्या होगा, का प्रयोग होगा, और अगर की का प्रयोग होगा तो पद क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। ये शब्द भी आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं ना विधि का विधान है, विधि का विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो यहाँ पर विधान और इच्छा दोनों पदों का प्रयोग है। इच्छा कैसा है, तो ध्यान रखिएगा इच्छा पद स्त्रीलिंग के संदर्भ में है और विधान शब्द जो है ये पुल्लिंग के संदर्भ में। इसी कारण से देखिए यहाँ पर इसके साथ जो विभक्ति हो रही है वो किसकी, पुल्लिंग की हो रही है, क्योंकि विधान पुल्लिंग का पद है, और यहाँ पर ये स्त्रीलिंग की हो रही है क्योंकि इच्छा स्त्रीलिंग का पद है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके लिए है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पद प्रयुक्त हुए हैं, यानी ऐसा शब्द आपको बताना है जिसका निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। विकल्प देखते हैं, पहला आलंकारिक, दूसरा सुंदरता, तीसरा अधिकारी और चौथा अधुनातन, ठीक है। तो साथियों देखिए यहां पर जो हमारा सही पद होगा वो पद होगा विकल्प सी। क्या होगा, विकल्प सी। अब जरा देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर ये पद है अलंकार, अलंकार धन इक, अलंकार धन इक। यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अगर इस पद की हम बात करें तो देखिए ये पद है सुंदर धनता, सुंदर धनता। यहां पर भी देखिए सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ, सिर्फ प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ठीक है। लेकिन अगर इस पद को हम देखें तो देखिए साथियों यहां पर एक पद है अधि, दूसरा पद है कार और तीसरा पद है ई। तो यहां पर देखिए साथियों एक पद ये क्या है, ये ई प्रत्यय है और ये अधि जो है ये क्या है, ये उपसर्ग है। अधि क्या है, उपसर्ग है। तो यहां पर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पदों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पदों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प सी अधिकारी जो है वो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। विकल्प ए
तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंत्योष्ठ या डी कंठोष्ठ। तो साथियों देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा विकल्प इसका होगा आंसर। एक मिनट जरा देखें, इस प्रश्न का आंसर आपका बनेगा, देख लेते हैं, ओ और ओ जो है वो किससे बना है, आ और ऊ से मिलके बना है। किससे मिलकर के बना है, आ और ऊ से मिलके बना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी कंठोष्ठ। कैसा हो जाएगा, कंठोष्ठ। साथियों अब आप लोग कहोगे हमने आ और ऊ क्या लिखा, तो देखिए आ और ऊ का मतलब क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है साथियों कंठ, और ऊ के उच्चारण में किसका प्रयोग होता है, ऊ के उच्चारण में प्रयोग होता है ओष्ठ। और अगर इन दोनों को मिला दीजिए तो इसके मिलाने से क्या बनता है, इसके मिलाने से बनता है साथियों ओ। ठीक है, ओ। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ये हो जाएगा आपका उच्चारण स्थान। तो यही विकल्प में दिया हुआ था कंठोष्ठ, यानी इसका आंसर होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ये आपका वाक्य शुद्धि का वाक्य है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो पहला दिया है बेफालतू बात मत करो। ठीक है, यहाँ पर साथियों एक चीज आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर वाक्य करें तो किसी में पूर्ण विराम नहीं है, तो पूर्ण विराम आप लगा लीजिएगा। उसके बाद हम अपने प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बेफालतू बात मत करो। दूसरा दिया हुआ है देश के सभी लोग एकजुट है। तीसरा दिया हुआ हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा दिया है कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो नहीं है यानी अशुद्ध वाक्य होगा वो होगा विकल्प ए। बेफालतू बात मत करो की जगह यहाँ पे शब्द होना चाहिए साथियों, ये बेफालतू का पद नहीं होगा बल्कि होगा फालतू बात मत करो। फालतू, फालतू का मतलब होता है जिसका कोई उचित, जिसका कोई भी फालतू की, जैसे हमने बोला ना फालतू के काम करना, मतलब जिसका कोई उद्देश्य ना हो, उद्देश्यहीन जो हो ऐसी बात मत करो। ठीक है, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो ऐसी बात मत करो। तो उसके लिए हम फालतू शब्द का प्रयोग करते हैं, बेफालतू कोई पद नहीं होता। इस कारण ये वाक्य क्या हुआ आपका, अशुद्ध हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही नहीं है। विकल्प ए रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, तथा धन एव बराबर तथैव, नि धन रोग बराबर निरोग। और साथ ही यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो यहाँ पर आपके अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पर साथियों चौथा भी देख लीजिए, मना धन ताप बराबर मनस्ताप। ठीक है, अब साथियों देखिए यहाँ पर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न जो हैं वो दो आंसर हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है संधि शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पर साथियों दो पदों में संधि गलत हो जाएगी, सिर्फ एक आंसर नहीं है। थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है जिस कारण से यहाँ पर दो पद आपके अशुद्ध हुए। देखिए पहला पद तो होगा ये आंसर रवि धन इंद्र। जरा देखिए अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक पद रवि है, दूसरा पद इंद्र है। अगर हम चर्चा करें तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है बेटा, पहले पद का अंतिम वर्ण है ई और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है ई। और जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उसके मिलने से दीर्घ संधि होती है और इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, इसके फलस्वरूप हमें दीर्घ वर्ण की प्राप्ति होती है। और दीर्घ वर्ण का निरूपण जो होता है ई का, उसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है, यानी यहाँ पर ये रविंद्र पद ना होकर के सही पद होना चाहिए था रविंद्र। क्या होना चाहिए था, रविंद्र। अच्छा अब दूसरा कहोगे सर जी दूसरा इसमें कौन सा, वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा। तो दूसरा भी साथियों पद है, ये वो दूसरा पद इसका आंसर होगा विकल्प सी। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, दो आंसर यहाँ पर सही है, मतलब जो दो शब्द में संधि सही नहीं है, यानी इस प्रश्न के दो आंसर हैं। अब वो कैसे है, तो जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पद के अंत में क्या आई, पहले पद के अंत में विसर्ग आई और विसर्ग के बाद क्या आया बेटा, विसर्ग के बाद दूसरे पद का प्रारंभ किससे हुआ, रा से हुआ। अब यहाँ पर ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि अगर विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, तो सबसे पहले क्या होता है, इस विसर्ग का बेटा लोप होता है। क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है। और यदि इस विसर्ग से पहले एक चीज और क्या कहती है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्या कहता है, यदि इस विसर्ग से पहले कोई लघु ध्वनि हो, कैसी ध्वनि हो, कोई लघु ध्वनि हो, तो वो लघु ध्वनि आपकी किस में बदल जाती है, वो लघु ध्वनि आपकी दीर्घ में बदल जाती है।
अब यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले आने वाली ध्वनि क्या है, विसर्ग का प्रयोग किसके साथ हुआ है, ई के साथ हुआ है, ई के साथ हुआ है। अब यहाँ पर ये ई जो है वो किस में बदलेगी, वो बदलेगी ई में, तो यानी यहाँ पर निरोग ना होकर के शुद्ध शब्द साथी होगा। वर्तनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है, लिख लीजिए, शुद्ध शब्द होता है निरोग। क्या होता है, निरोग। निरोग नहीं बोलते, निरोग बोलते हैं, ये आपका सही पद है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के दो आंसर हैं, विकल्प ए और विकल्प सी, विकल्प ए और विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है, और शब्द का लोप रहता है, वह समास है। वह समास कौन सा है, तो विकल्प ए तत्पुरुष समास, बी समाहार द्वंद्व समास, सी व्यतिरेक बहुब्रीहि समास और डी इतरेतर द्वंद्व समास। तो साथियों देखो, आप लोगों को इतना तो मालूम है कि अगर दो पदों के बीच में क्या, दो पदों के बीच में आने वाला और या अथवा का पद का क्या हो, लोप हो जाए, तो वहां समास कौन सा होता है साथियों, वहां समास होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, आप लोगों को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब दिक्कत ये है साथियों कि यहाँ पर आपको द्वंद्व समास के दो भेद दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दो आंसर तो नहीं होंगे, उनको हम पहले हटा दें और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर बनेगा क्या। तो साथियों पहले ये जान लीजिए कि जो द्वंद्व समास होता है इसके भेद कितने होते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो एक कहलाता है इतरेतर, दूसरा कहलाता है वैकल्पिक, और तीसरा साथियों कहलाता है समाहार। तीसरा क्या कहलाता है, समाहार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इतरेतर कैसे पहचानेंगे, इतरेतर आप पहचानते हैं जहां पदों के मध्य किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से वैकल्पिक आप कैसे पहचानते हैं, तो वैकल्पिक में पदों के मध्य में किसका, या और अथवा इनमें से किसी एक पद का प्रयोग होता है, और समाहार को आप पहचानने का तरीका क्या होता है, तो भाई समाहार को हम लोग पहचानते हैं यहाँ पर पदों के साथ किसका प्रयोग होता है, आदि का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आदि या इत्यादि का प्रयोग होता है। तो वहां पे कौन सा पद हो जाता है, वहां पर आपका समाहार द्वंद्व हो जाता है। अब देखिए प्रश्न आपका यहां से बना है कि समास के पदों के मध्य में क्या है, और शब्द का लोप हो जाए, और अगर और शब्द का लोप होगा साथियों तो वहां पर कौन सा होगा, इतरेतर द्वंद्व होगा। यानी आंसर आपका हो जाएगा विकल्प डी। अगर यहीं पर साथियों क्या दिया होता, या और अथवा दिया होता, तो आपका आंसर क्या होता, सॉरी वो यहाँ पर दिया ही नहीं है। अगर यहाँ पर आदि और इत्यादि दिया होता कि पदों के साथ आदि और इत्यादि पदों का प्रयोग हो, तो आपका आंसर क्या हो जाता, विकल्प बी हो जाता। और तीसरा विकल्प आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में साथियों एक प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा तीन भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तत्भव शब्द बने हैं। तत्भव शब्द यानी कैसे इनका निर्माण हुआ है। विकल्प ए हिंदी के मूल शब्दों से, विकल्प बी विदेशी शब्दों से, विकल्प सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, और डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो साथियों देखिए हम आपको बार बार बता चुके हैं, ये तत्भव शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है, तत्भव शब्दों की उत्पत्ति हुई है तत्सम पदों से। और तत्सम का मतलब मैंने आपको बताया था, तत्सम के कैसे पद होते हैं, तत्सम के पद वो पद होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत पदों की तरह होता है, या जो संस्कृत के पद होते हैं। संस्कृत के पदों में जब हम कुछ क्या करते हैं, संस्कृत के पदों में जब हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, उसके फलस्वरूप हमें तत्भव शब्दों की प्राप्ति होती है। यानी इसका आंसर होगा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से हमें क्या मिला है, तत्भव शब्द मिला है या तत्भव शब्द बने हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के रूप में होता है। विकल्प ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डी निजवाचक सर्वनाम। तो आप सभी जानते साथियों, कोई और कुछ इन पदों के माध्यम से हमें किसका, अनिश्चितता का बोध होता है। यानी ये सर्वनाम कैसे हो जाएंगे,
ये विकल्प सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक आपको पहचाननी है तो साथियों मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कारक को पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है कारक का चिन्ह अथवा उसकी विभक्ति। ये कारक का विभक्ति अथवा चिन्ह आपको क्या करते हैं? कारक की पहचान करवा देते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? चिन्ह के रूप में में का प्रयोग हुआ है। और आप मेरे हर साथियों, मेरे हर बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो कि में और पर जो होता है, में और पर जो होता है वो चिन्ह किसका होता है? वो अधिकरण कारक का होता है। अब यहाँ पर क्या अधिकरण कारक है? तो आप कहेंगे हाँ सर विकल्प सी में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था में कौन सा काल है? विकल्प ए पूर्ण भूत, बी अपूर्ण भूत, सी संदिग्ध भूत और डी सामान्य भूत। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने बता रखा आप लोगों को कि अगर किसी पद के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, रहा था, रही थी या रहे थे पद आ जाते हैं तो साथियों वो वाक्य कैसा हो जाता है? वो वाक्य अपूर्ण भूतकाल का हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल का हो जाता है। अगर देखें तो यहाँ पर विकल्प बी में आपका दिया है अपूर्ण भूत, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी उपयुक्त वाक्य में खा रहा था में कौन सा काल है? तो साथियों वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अगर बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारा, कहार शब्द का लिंग बदलना है, लिंग बदलना है। कहार शब्द जो है वो क्या है? वो पुल्लिंग का शब्द है। आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो विकल्प देखिए, कहारिन, कहार, सी कहारिन और डी कहुराइन। तो आप लोग बहुत आसानी से, जो बहुत आसानी से आपको उच्चारित हो रहा है वही आपका पद हो जाएगा, यानी कहार। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था? तो पुल्लिंग पदों में क्या? प्रत्यय का प्रयोग करके, किसका? प्रत्यय का प्रयोग करके आप क्या बना देते हो? स्त्रीलिंग बना देते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर मूल पद है कहार। अब कहार में हम क्या करेंगे? मूल पद कहार में इन प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। अगर इन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ये शब्द बन जाएगा कहारिन। यानी हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी, तीसरा हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 19वां, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? कौन सी बोली प्रचलित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, विकल्प ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा और डी मालावी। तो साथियों ये क्षेत्र जो है वो किसका? ये क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाएगी? आंसर ए बुंदेली कहलाएगी। यानी इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी? बुंदेली होगी। कौन सी होगी? बुंदेली होगी। अब साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और मध्य प्रदेश के कुछ जिले शामिल है। अगर हम चर्चा करें तो साथियों, अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, 7 जिले जो है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के कुछ जिले जिनकी संख्या मुझे अभी स्पष्ट रूप से अवगत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, अगर मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जिले जो आते हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें एक आता है टीकमगढ़, ठीक है। दूसरा आता है छतरपुर, ठीक है। तीसरा आता है दमोह, चौथा आता है सागर। उसके बाद आपका एक क्षेत्र आता है भिंड, ठीक है, भिंड। उसके अलावा आपका यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा क्षेत्र जो है, एक क्षेत्र आपका यहाँ पे एक और है, एक और जिला आ जाता है दतिया, ठीक है, दतिया। ये जो दतिया और ये टीकमगढ़ है, दतिया और टीकमगढ़ जो है साथियों,
ये जो है आपके झांसी, उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो झांसी से सीमा बनाते हैं। किससे? झांसी से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा थोड़े से कुछ और क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के जिले हैं उनके नाम मैंने लिख दिया। उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें तो बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले आते हैं वो आप याद रख लीजिएगा। वो जिले कौन से होंगे साथियों? तो वो जिले हैं आपके हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर के बाद आपका जिला आता है बांदा के बाद एक जिला है चित्रकूट, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खूब इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चित्रकूट के बाद अगर आप चलेंगे तो साथियों एक है महोबा, महोबा के बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा ललितपुर से अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक आएगा झांसी। ठीक है, झांसी, और झांसी के बाद अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जालौन। क्या मिलेगा? जालौन। तो इस प्रकार से देखिए उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं और निश्चित ही मानिए कि हिंदी नहीं तो कम से कम जीएस के पेपर में उत्तर प्रदेश विशेषांक से आपसे ये क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछने की उसका क्या है, निश्चित ही उसका पूछने का अधिकार है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला आता है या कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जो है वो 7 जिले हैं। अगर ये 7 जिले आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जिले मैंने आपके सामने लिख दिए और इस प्रश्न का आंसर भी हमने निरूपित कर दिया, यानी आंसर हो गया ये बुंदेली। अगला प्रश्न आपका, गागर में सागर भरने का भावार्थ है? ए, असंभव कार्य करना, बी, समुद्र से छोटे बर्तन में पानी लाना, सी, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, और डी, छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना। तो गागर में सागर भरने का मतलब क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात को कह देना। बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात को कह देना। इसको आप साथियों ध्यान रखिएगा, गागर में सागर भरना यानी बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण, यानी बहुत कम शब्दों में किसी महत्वपूर्ण बात को रखने की कला के कारण हिंदी साहित्य में एक बहुत प्रमुख कवि हुए हैं जिनको हम कविवर बिहारी के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को बिहारी दास के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी दास को हिंदी याद रखिएगा, आपसे साहित्य के संदर्भ में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि गागर में सागर भरने वाले कवि की उपमा किसे दी गई है, तो आप याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कविवर बिहारी या बिहारी दास। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा विलोम से संबंधित है। निर्दय का विलोम शब्द है। विकल्प देखिए, तो विकल्प ए सहृदय, विकल्प बी सहे, विकल्प बी सभय और विकल्प डी सदय। तो साथी अगर इस पद को आप तोड़ोगे ना तो ये पद बनेगा निह धन दय, और निह का मतलब यहाँ पर नहीं हो जाएगा, यानी जिसके हृदय में दया नहीं है, तो उसका विलोम बनेगा सदय, यानी जिसके हृदय में दया है। आंसर इसका बन जाएगा विकल्प डी सदय, निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। साथियों इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रख लेगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि 11 वर्ष का समय, ये जो पुस्तक है इसकी विधा क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसकी विधा जो है वो विधा क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, कहानी है। अब पूछा गया इसका लेखक कौन है, तो विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी भगवान दास, सी किशोरीलाल गोस्वामी और डी विवेकी राय। तो साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 11 वर्ष का समय इस कहानी को लिखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। अब अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ठीक है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो विकल्प ए शिव सिंह सेंगर,
विकल्प बी महेश दत्त शुक्ल, विकल्प सी मौलवी करीमुद्दीन और विकल्प डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्हीं को हम लोग ग्रियर्सन महोदय के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, हिंदी में इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का, यानी हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम करने वाला व्यक्ति जो था वो व्यक्ति था डी ग्रियर्सन महोदय या जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उस साहित्य को कालक्रम के अनुसार सबसे पहले अगर बांटने का कार्य किसी ने किया था तो वो बांटने वाला व्यक्ति था जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गूंथना। गूंदना और गूंथना का अर्थ क्या है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गूंदना और गूंथना का अर्थ क्या है? विकल्प ए चोटी बनाना और भिड़ना, विकल्प बी सानना और पिरोना, विकल्प सी भिड़ना और लिपटना, विकल्प डी पिरोना और आटा सानना। तो देखिए, दो तो यहां से हटाई दीजिए, ये तो नहीं होंगे। अब आपका मतलब क्या हुआ? या तो ये सानना या पिरोना या फिर ये पिरोना और आटा सानना। देखिए, दोनों को क्या किया है? शब्दों को मतलब पलट करके लिख दिया है। अब इन दो में से कोई एक विकल्प सही है तो याद रखिएगा, गूंधना मतलब होता है सानना। हम लोग आटे को गूंथते नहीं है, गूंधते हैं। गूंधते का मतलब होता है सानना। और जब क्या होती, कोई माला जो होती है वो गूंधी नहीं जाती है, वो गूंथी जाती है। क्या होती है? गूंथी जाती है। तो गूंथने का मतलब हो जाएगा पिरोना। यानी इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा विकल्प बी, आंसर सेकंड। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तरकश का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए त्रोण, बी निशंग, सी करवाल और डी तूणीर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी करवाल। करवाल जो होता है वो तरकस का ना होकर के साथियों करवाल जो होता है वो तरकस का ना होकर के साथियों किसका? तलवार का पर्यायवाची होता है। इसी को हम इसके अंध्र पर्यायवाची की अगर चर्चा करें तो हम लोग बोलते हैं असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग। ठीक है, ये आपके अन्य पर्यायवाची हो जाते हैं तलवार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से साथियों शब्द युग्म का है गणना और गणना। ठीक है, गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। विकल्प ए संख्या दबाना, विकल्प बी गिनती चुभना, विकल्प सी जोड़ना घटाना और विकल्प डी योग या भोग। तो ध्यान रखिएगा, गणना का मतलब क्या होता है साथियों? गणना का मतलब होता है गिनती, यानी काउंटिंग। और इस गणना का मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे पैर में क्या हुआ, कांटा गड़ गया या चुभ गया, तो इस गणना का मतलब होता है चुभना। क्या होता है? चुभना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। तो इस प्रकार से साथियों हमारा आज का जो सत्र है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमने आपके साथ शुरुआत की थी और उन प्रश्नों का हमने यहाँ पर आपके सामने उचित व्याख्या करते हुए अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार जो भी हमारे पास है उसके अनुसार आपके सामने उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। उम्मीद है कि आज का सत्र जो है ये आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक होगा। आपके जो ज्ञान वृद्धि का कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, हम और आप मिल करके जो संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या कहते हैं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी होगा। हमारे और आपके बीच के ये जो सिलसिला है बातचीत का, ये जो सिलसिला है संवाद का, ये जो सिलसिला है आपसी प्रेम का, इसको हम यूं ही बढ़ाते रहेंगे इस वादे के साथ कि आप भी हमें इसी प्रकार अपना उत्साह और समर्थन प्रदान करते रहेंगे। हम आज की अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। साथियों, अंत में एक बार पुनः बहुत दिन बाद मैं फिर से आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारी ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आपका सहयोग हम भी अपेक्षित रखते हैं, हम भी आपका सहयोग चाहते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इन सत्रों को क्या करें, इन सत्रों को शेयर करें, इन सत्रों को सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों को, अपने परिचितों को जो किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं कर सकते हैं,
उन तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि हमारे द्वारा ये मुहिम जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है वो उद्देश्य क्या हो, अपनी सार्थकता को प्राप्त कर सके। इस क्या कहते हैं, एक छोटे से निवेदन के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।